Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्कार, आज के इस विशेष सत्र में आपका स्वागत है। हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से कुछ अहम, बहुत जरूरी समसामयिक विषयों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। आज हम 3 अलग-अलग लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जो हाल के विश्लेषणों पर आधारित हैं। हाँ, तो आज की बातचीत के जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो हैं, पहला, प्रकृति संरक्षण, मतलब ये जो पुराना किलेबंदी वाला तरीका है पर्यावरण बचाने का, क्या वो अब उतना कारगर नहीं रहा? और दूसरा, भारत बनाम चीन। 1980 के दशक से अगर देखें तो दोनों देशों की आर्थिक तरक्की की कहानी में इतना बड़ा अंतर क्यों है, इस पर एक नजर डालेंगे। और तीसरा, बहुत ही प्रेरणादायक विषय है, नेतृत्व के सबक। 2 महान फील्ड मार्शल करियप्पा और मानेकशॉ, उनकी कहानियों से नैतिकता और साहस की क्या सीख मिलती है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन जटिल विषयों को थोड़ा आसान बनाया जाए। परीक्षा के लिए जो खास बातें हैं, जैसे जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2 या फिर नीति शास्त्र और निबंध के लिए, नुकात को निकालें और इस तरह से पेश करें कि वो आसानी से समझ में आ जाएं, याद रहें। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इन विषयों की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं संरक्षण के तरीके से। आजकल ये बात उठ रही है कि वन्य जीवों को, खासकर बाघों को बचाने का जो पुराना फोर्ट्रेस मॉडल है, मतलब किले जैसा मॉडल, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मॉडल था क्या असल में? ये देखिए, अमेरिका का जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, उससे ये आइडिया आया था। इसका मूल विचार था कि प्रकृति को बचाना है तो इंसानों से बिल्कुल खाली एक कोर एरिया बना दो। अच्छा, जैसे किला हो? हाँ, बिल्कुल, जिसके अंदर सिर्फ जानवर और जंगल हो, इंसान बाहर रहे। भारत ने भी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इसी मॉडल को अपनाया था, कोर जोन और बफर जोन के साथ। लेकिन फिर इसमें दिक्कत क्या आई? मतलब सुनने में तो ठीक लगता है। दिक्कत ये थी, और ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, कि इसने उन आदिवासी समुदायों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो सदियों से, पीढ़ियों से उन्हीं जंगलों में रह रहे थे जिन्हें हम कोर एरिया कह रहे थे। ओह, मतलब उन्हें अपने ही घर में घुसपैठिया या ट्रेसपासर जैसा बना दिया गया। एग्जैक्टली, ये एक तरह का ऐतिहासिक अन्याय था उनके साथ। और इसी अन्याय को सुधारने और एक, कह सकते हैं, नया रास्ता दिखाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय हाल ही में एक नया नीतिगत ढांचा लेकर आया है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये ढांचा सोच में एक बुनियादी बदलाव की बात करता है। अच्छा, क्या कहता है ये ढांचा? इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, ये साफ तौर पर कहता है कि जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले आदिवासी घुसपैठिए नहीं हैं, बल्कि वो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। ये तो जरूरी बदलाव है सोच में। बिल्कुल, उनका जीवन, उनकी रोजी रोटी, उनकी पूरी संस्कृति, सब कुछ जंगल से गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें उन्हें समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा मानना होगा। ठीक है। और दूसरा, ये वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 पर बहुत जोर देता है। ये कानून लाया ही गया था इस ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए। हाँ, FRA के बारे में सुना है। इसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह के अधिकार है ना? हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत अधिकार जैसे खेती के लिए जमीन का पट्टा वगैरह, और सामुदायिक अधिकार भी, जैसे जंगल से लघु वनोपज इकट्ठा करना या फिर सामुदायिक वन संसाधनों का प्रबंधन करना। तो ये नया ढांचा FRA को लेकर क्या कहता है? मतलब इसे कैसे लागू करने की बात है? ये कहता है कि अगर आदिवासियों को उनकी जगह से हटाने, मतलब रिलोकेशन के बारे में सोचा भी जाए, तो उससे पहले FRA के तहत उनके जो भी व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार बनते हैं, उन्हें पूरी तरह से मान्यता देनी होगी, उन्हें रिकॉर्ड करना होगा। अच्छा, मतलब हटाना पहला नहीं, आखिरी विकल्प होना चाहिए। बिल्कुल, हटाना एकदम लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, कोई सामान्य नियम नहीं। ये उस पुरानी सोच को खारिज करता है कि या तो जंगल में इंसान रहेंगे या जानवर, जिसे पारस्परिक बहिष्करण या म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। यानी सस्टेनेबल कोहैबिटेशन पर शोध और पायलट प्रोजेक्ट्स की भी बात करता है। मतलब हमें ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रूप से साथ रह सकें। क्या इसका कोई अच्छा उदाहरण है हमारे पास जहां ये सह अस्तित्व काम कर रहा हो? हाँ, और अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। वहाँ की जो एदू मिश्मी जनजाति है, वो बाघों को अपना बड़ा भाई मानती है। बड़ा भाई? वाह। हाँ, और वो उनकी रक्षा करते हैं,
वो ना खुद शिकार करते हैं न ही बाहरी लोगों को करने देते हैं। तो ये दिखाता है कि अगर स्थानीय समुदायों को भरोसे में लिया जाए, उन्हें साथ लेकर चला जाए, तो संरक्षण ज्यादा प्रभावी हो सकता है। और ये ढांचा सिर्फ सलाह नहीं दे रहा, ऐसा लगता है इसमें कुछ सख्ती भी है। हाँ है, इसमें साफ लिखा है कि अगर किसी आदिवासी को गलत तरीके से, मतलब बिना FRA अधिकार दिए हटाया जाता है, तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उस पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये तो काफी मजबूत कदम है। हाँ, और शिकायतों के निपटारे के लिए एक 3 स्तरीय व्यवस्था, मतलब 3-tier grievance redressal mechanism बनाने का भी प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर ये संरक्षण को ज्यादा जन केंद्रित, पीपल सेंट्रिक बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल, लेकिन देखिए इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है। पहली बात तो ये कि सभी आदिवासी समुदायों की जरूरतें और इच्छाएं एक जैसी नहीं होती। कुछ विकास चाहते हैं, स्कूल, सड़क, अस्पताल, और कुछ अपनी पारंपरिक जीवन शैली बचाना चाहते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो एक ही नीति शायद सब पर लागू नहीं हो सकती। हर मामले को अलग से देखना होगा, केस बाय केस बेसिस पर। और दूसरी चुनौती वो बाघों वाली। वही, बाघ एक संकेतक प्रजाति है, इंडिकेटर स्पीशीज। उन्हें घूमने फिरने, शिकार करने के लिए बड़े अनडिस्टर्ब्ड इलाकों की जरूरत होती है। कई संरक्षणवादी जो कंजर्वेशनिस्ट्स हैं, वो मानते हैं कि कोर एरिया में इंसानी दखल बढ़ने से इंसान जानवर संघर्ष बढ़ेगा ही। उनका मानना है कि बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए मानव मुक्त क्षेत्र जरूरी है। हाँ, तो ये एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने वाली बात है, आदिवासियों के अधिकार और बाघों का संरक्षण। और तीसरी चुनौती आपने बताई थी क्रियान्वयन की, इम्प्लीमेंटेशन गैप जिसे कहते हैं। हाँ, वो तो है ही। देखिए, केंद्र सरकार का मंत्रालय ढांचा बना सकता है, नीतियां बना सकता है, लेकिन जमीन पर काम तो राज्यों के वन विभागों को करना है। सही बात है। क्या राज्य सरकारें इसे उसी भावना से अपनाएंगी और लागू करेंगे? असली परीक्षा तो वहीं होनी है। अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी दिखती है, या फिर स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। तो इस हिस्से का निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि वो पुराना किला मॉडल शायद अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा। सह अस्तित्व ही भविष्य लगता है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से, स्थानीय परिस्थितियों और लोगों को ध्यान में रखकर, और हाँ, विज्ञान का सहारा लेकर लागू करना होगा। बिल्कुल। और ये विषय, जैसा आपने कहा, GS पेपर 3 जिसमें पर्यावरण और संरक्षण आता है, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, संरक्षण में इस संतुलन की बात से मुझे विकास के संतुलन का ख्याल आ रहा है। चलिए अब अपने दूसरे विषय पर चलते हैं, भारत बनाम चीन की विकास यात्रा। कहानी अगर 1985 से शुरू करें, तब भारत और चीन की प्रति व्यक्ति GDP लगभग बराबर थी। सोचिए, करीब $293, दोनों लगभग एक ही जगह खड़े थे। हाँ बिल्कुल। और अब लगभग 40 साल बाद 2025 की तस्वीर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। चीन की अर्थव्यवस्था आज लगभग $19 ट्रिलियन की हो गई है। 1985 से देखें तो करीब 15 गुना बढ़त। 15 गुना? और भारत की अर्थव्यवस्था करीब 4.1 ट्रिलियन, मतलब 8.5 गुना बढ़त तो है, लेकिन चीन के मुकाबले काफी कम। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा अंतर आया क्यों? स्रोत में चीन की व्यवस्था के लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, ओपेक हाइब्रिड। मतलब एक तरफ तो कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल वाला सत्तावादी शासन, हाँ, ऑथोरिटेरियन कम्युनिज्म जिसे कहते हैं, और दूसरी तरफ पैसा कमाने के लिए लगभग बेलगाम पूंजीवाद, रैकलेस कैपिटलिज्म। लेकिन उनका एक लक्ष्य बिल्कुल साफ है, राष्ट्रवाद, नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर। बिल्कुल। और चीन के नजरिए से अगर देखें तो धार्मिक स्वतंत्रता हो, मानवाधिकार हो या पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे, ये सब उनके राष्ट्रीय लक्ष्यों के बाद आते हैं। मतलब अगर ये चीजें उनके विकास के रास्ते में आती हैं, तो सरकार उन्हें सख्ती से दबा देती है। वहाँ कोई दुविधा नहीं दिखती, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए आप देखिए, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जैसे डैम्स या हाई स्पीड रेल, वो बिना ज्यादा सार्वजनिक विरोध या अदालती रोक-टोक के तेजी से पूरी हो जाती हैं। जबकि भारत में स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ तो राष्ट्रवाद पर ही अक्सर बहस छिड़ी रहती है। कभी उसे किसी धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, तो कभी क्षेत्रीय पहचानें ज्यादा हावी हो जाती हैं। हाँ, और कोई भी बड़ी परियोजना शुरू होने वाली हो तो विरोध प्रदर्शन, धरने, अदालती मामले, ये सब आम बात है। कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी विस्थापन के नाम पर NGO सक्रिय हो जाते हैं, नागरिक समाज आवाज उठाता है। एक और बड़ा फर्क बताया गया है, नेतृत्व की स्थिरता का, लीडरशिप स्टेबिलिटी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
चीन में देखिए, डेंग शाओपिंग के बाद जियांग जेमिन ने करीब 13 साल शासन किया, फिर हु जिनताओ ने 10 साल और अब शी जिनपिंग 13 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है। इतने लंबे कार्यकाल से क्या होता है? इससे एक दीर्घकालिक सोच, एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना और उसे लगातार लागू करना मुमकिन हो पाता है। नीतियों में निरंतरता रहती है। और भारत में पिछले 40 सालों में 9 प्रधानमंत्री बदले। स्रोत कहता है कि इनमें से केवल 4 के कार्यकाल को ही सार्थक माना जा सकता है। राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। हाँ, और बाकी कई सरकारें या तो गठबंधन की मजबूरियों में फंसी रहीं या अंदरूनी कलह में, जिन्हें कभी-कभी लंगड़ी बत्तख या लेम डक सरकारें भी कहा गया। वो बस किसी तरह अपना कार्यकाल पूरा करने में लगी रहीं। लंबी अवधि की ठोस योजना बनाना और लागू करना बहुत मुश्किल था। स्रोत में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के संदर्भ में NAC, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के प्रभाव का भी उल्लेख है। हाँ, इसके अलावा वंशवादी राजनीति यानी डायनास्टिक पॉलिटिक्स और जाति धर्म आधारित राजनीति को भी भारत की धीमी रफ्तार का एक कारण बताया गया है। आरोप यह है कि कई बार पारिवारिक या फिर वोट बैंक के हित जो हैं वो राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल, और विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं कि कई बार सिर्फ विरोध के लिए विरोध होता है, कोई रचनात्मक विकल्प सामने नहीं रखा जाता। बांधों का उदाहरण इस अंतर को बहुत साफ तौर पर दिखाता है, जैसा स्रोत में बताया गया है। हाँ, जरा चीन का 3 गॉर्जेस डैम देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, 22,500 मेगावाट क्षमता। इसे बनाने के लिए 13 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी जगह से हटाया गया। कई शहर और गांव पानी में डूब गए। 13 लाख लोग? हाँ, लेकिन ये डैम सिर्फ 10 साल में बनकर तैयार हो गया। कोई बड़ा विरोध नहीं, कोई खास देरी नहीं हुई। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि था। और भारत का सरदार सरोवर डैम? उसकी क्षमता सिर्फ 1450 मेगावाट है, यानी 3 गॉर्जेस का लगभग 15वां हिस्सा। लेकिन इसे बनने में 56 साल लग गए। सोचिए, 1961 में नेहरू जी ने नींव रखी और 2017 में मोदी जी ने उद्घाटन किया। 56 साल? क्यों? वजह नर्मदा बचाओ आंदोलन, सालों तक चले अदालती मामले, पर्यावरण और मानवाधिकारों की चिंताएं। स्रोत ये कहता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नर्मदा का कीमती पानी, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन में काम आ सकता था, वो बेकार समुद्र में बहता रहा। चीन ने विकास की रफ्तार चुनी, भारत प्रक्रिया यानी प्रोसेस में उलझा रहा। इसी से जुड़ा एक और विचार है, हथियारबंद सक्रियता का, वेपनाइज्ड एक्टिविज्म जिसे कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जरूरी राष्ट्रीय परियोजनाओं को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शनों और सक्रियता का एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, जैसे तमिलनाडु का स्टरलाइट कॉपर प्लांट का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वहाँ काफी विरोध हुआ था। पर्यावरण का हवाला देकर विरोध हुआ, प्लांट बंद हो गया। नतीजा क्या हुआ? भारत जो तांबे का एक बड़ा निर्यातक था, वो आयातक बन गया। सीधा सीधा देश को आर्थिक नुकसान हुआ। और भी उदाहरण दिए गए हैं, शायद कुडनकुलम। हाँ, तमिलनाडु के ही कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के खिलाफ भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2012 में खुद कहा था कि इन विरोधों के पीछे अमेरिका में बैठे कुछ NGO का हाथ हो सकता है। इसी तरह केरल के विजनजम पोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ मछुआरों के विरोध को भी वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रायोजित बताया था। CPM नेता प्रकाश करात की 2005 की एक टिप्पणी का भी हवाला दिया गया है। तो आरोप ये है, और ये काफी गंभीर है, कि भारत की तरक्की के लिए जरूरी जो परियोजनाएं हैं, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा, खनन वगैरह, उन्हें शायद बाहरी इशारों पर या कुछ निहित स्वार्थों के चलते जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, रोका जाता है। ये तो काफी चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। तो सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए? स्रोत में क्या सुझाव दिए गए हैं स्थिति से निपटने के लिए? सुझाव कई स्तरों पर है। पहला, आर्थिक सुधारों को और तेजी से आगे बढ़ाना। जैसे GST लागू हुआ, वो एक अच्छा कदम था, लेकिन अभी भी राज्यों के बीच व्यापार की कई बाधाएं हैं, उन्हें खत्म करना होगा। और श्रम कानून? हाँ, श्रम बाजार को सुव्यवस्थित करना, जो नए श्रम कोड बने हैं उन्हें ठीक से लागू करना, मेक इन इंडिया को जमीन पर उतारना और खासकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जिसमें हम चीन से काफी पीछे हैं। ये तो हुए आर्थिक सुधार। और शासन के स्तर पर क्या करने की जरूरत है? दूसरा, जो मुख्य क्षेत्र हैं, कोर सेक्टर्स, उनमें सुधार, जैसे पानी का बेहतर प्रबंधन और खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना।
इनके बिना विकसित देश बनने का सामना पूरा नहीं हो सकता। सही बात है। तीसरा, शासन सुधार, गवर्नेंस रिफॉर्म्स। न्यायपालिका को सुव्यवस्थित करना ताकि फैसले जल्दी हों, प्रोजेक्ट सालों तक अटके ना रहें। पुलिस और प्रशासनिक सुधारों की भी जरूरत है। और सबसे बढ़कर भ्रष्टाचार और वो जो चलता है वाला रवैया है, उससे निपटना होगा। हाँ, ये सब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। बिल्कुल, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो स्रोत का अंतिम सवाल है, क्या भारत 2047 तक, आजादी के 100 साल पूरे होने तक विकसित राष्ट्र बन सकता है? स्रोत का मानना है कि हाँ, बन सकता है, क्षमता है, लेकिन 2 बड़ी बाधाओं से पार पाना होगा। पहली, वो जिसे औपनिवेशिक मानसिकता या कॉलोनियल माइंडसेट कहा गया है, यानी अपनी क्षमताओं पर शक करना, गुलामी की सोच से बाहर ना निकल पाना। और दूसरी बाधा? दूसरी बाधा वो लोग हैं जो आधा सच फैलाकर या नकारात्मकता फैलाकर भारत की जो सफलता की कहानियां हैं उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनसे निपटना होगा। ये विषय जीएस पेपर 2 के लिए, जिसमें शासन, दूसरे देशों से तुलना, विकास प्रक्रियाएं वगैरह आते हैं, बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल। विकास और राष्ट्रीय हितों की बात हुई, अब जरा नेतृत्व पर आते हैं, खासकर नैतिक नेतृत्व पर। हमारा तीसरा विषय 2 महान फील्ड मार्शलों के.एम. करियप्पा और सैम मानेकशॉ के जीवन से मिले सबक हैं। ये नैतिकता यानी जीएस पेपर 4 और निबंध के लिए भी बेहद प्रेरणादायक और उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, और इनकी एक खास बात ये है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये दोनों सही मायने में मिट्टी के लाल थे, सन्स ऑफ द सॉइल। मतलब इनकी पूरी ट्रेनिंग, पूरी शिक्षा भारत में ही हुई थी। ये पहले के कई आर्मी लीडर्स की तरह ब्रिटेन के सैंडहर्स्ट से पढ़कर नहीं आए थे। अच्छा, कहाँ से पढ़े थे ये? जिन्हें हम सब सैम बहादुर के नाम से जानते हैं, वो देहरादून IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच से थे। दोनों का अंदाज, पर्सनालिटी काफी अलग थी, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। करियप्पा ज्यादा पारंपरिक थे, गंभीर स्वभाव के, अनुशासन प्रिय। देशभक्ति उनके रग रग में थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इराक, ईरान, जिसे तब वारस या पर्शिया कहते थे, बर्मा में सेवा दी और उन्हें OBE सम्मान भी मिला था। और मानेकशॉ ज्यादा करिश्माई थे, हाजिर जवाब। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले मार्गदर्शक थे वो। उन्हें बर्मा में जबरदस्त बहादुरी दिखाने के लिए मिलिट्री क्रॉस मिला था। मानेकशॉ के घायल होने का वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है, जो उनके मजाकिया अंदाज और जज्बे को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। बर्मा में लड़ाई के दौरान उन्हें पेट और फेफड़ों में 7 गोलियां लगी थी। हालत इतनी खराब थी कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो सर्जन ने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ? उनके एक साथी सिख अफसर ने अपनी बंदूक सर्जन पे तान दी और कहा, अगर ये अफसर मर गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। खैर, ऑपरेशन हुआ। जब मानेकशॉ को होश आया तो सर्जन ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? तो जानते हैं मानेकशॉ ने क्या कहा? उन्होंने मजाक में कहा, कुछ नहीं, एक खच्चर ने लात मार दी थी। उनका ये हौसला और ह्यूमर देखकर सर्जन ने भी कहा था कि जिस आदमी में मरने से पहले भी इतना मजाक करने का दम है, उसे मरना नहीं चाहिए। वाह, कमाल का जज्बा। हाँ, लेकिन दोनों में, करियप्पा और मानेकशॉ में कुछ गुण समान थे। जबरदस्त आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सामने से नेतृत्व करने की क्षमता, लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात। अब बात करते हैं 1947-48 के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन की। यहाँ दोनों की अहम भूमिका रही। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कबायलियों की आड़ में हमला किया, तब लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा को वेस्टर्न कमांड का प्रमुख बनाया गया। उनका मुख्य लक्ष्य था लेह को बचाना। हाँ, और चुनौती बहुत बड़ी थी। जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, वो करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। वहाँ पाकिस्तानी सैनिक अच्छी तरह बंकरों में जमे हुए थे। इतनी ऊंचाई पर दुश्मन से लड़ना तो वैसे ही मुश्किल है। बिल्कुल। तब करियप्पा ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त लगभग असंभव माना जाता था। उन्होंने कहा कि हमें टैंकों को जोजिला के ऊपर ले जाना होगा। टैंकों को इतनी ऊंचाई पर, बर्फीले संकरे रास्ते पर, ये कैसे मुमकिन था? यही तो, इसे उस समय एक मिलिट्री इम्पॉसिबिलिटी माना गया था। लेकिन करियप्पा दृढ़ थे। उनकी टीम ने, जिसमें मेजर जनरल थिमैया जैसे काबिल अफसर थे, इसे ऑपरेशन बाइसन के तहत मुमकिन कर दिखाया। तो टैंक पहुंच गए जोजिला? हाँ, 1 नवंबर 1948 को रेडियो पर ऐतिहासिक संदेश गूंजा, हेलो विक्टर, जोजिला कैप्चर्ड। मेजर जनरल थिमैया ने खुद ये संदेश रिकॉर्ड किया था।
इस जीत के बाद ही द्रास और कारगिल पर भी कब्जा हुआ। 24 नवंबर 1948 को पहली बार कारगिल पर तिरंगा फहराया गया। इसमें उन गुमनाम नायकों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे कैप्टन एसडीएस जामवाल, जिन्होंने पहले टैंक का नेतृत्व किया था। वो हाल ही में 100 साल के हुए हैं। और वो गोरखा बटालियन भी। जोजिला तो जीत लिया, पर लेह और लद्दाख अभी भी खतरे में थे। तब करियप्पा ने एक और बड़ा दांव खेला। क्या? उन्होंने फिरोजपुर में बैठी गोरखा राइफल्स की एक बटालियन को तुरंत लेह कूच करने का आदेश दिया। एक हिस्सा तो हवाई जहाज से लेह स्ट्रिप पर उतारा गया। लेकिन दूसरे दस्ते ने क्या किया? दूसरे दस्ते ने मनाली से लेह तक का सफर पैदल तय किया। करीब 350 किलोमीटर, 25 दिन, बर्फीली ऊंचाइयां, कड़ाके की ठंड और साजो सामान भी कम। गोरखाओं के इस ऐतिहासिक मार्च ने ही लद्दाख को बचाया। मानेकशॉ उस समय दिल्ली में तैनात थे, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में। सरदार पटेल ने उन्हें खास तौर से श्रीनगर भेजा था ताकि वे जमीनी हकीकत का सही आकलन करके सीधे दिल्ली को रिपोर्ट कर सकें। उनके आकलन और रिपोर्ट्स के आधार पर ही कई महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिए गए थे। तो दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत अहम भूमिका निभाई। बाद में दोनों को फील्ड मार्शल का सर्वोच्च रैंक मिला। मानेकशॉ को 1973 में, जब वे सेना प्रमुख थे, और करियप्पा जी को सेवानिवृत्ति के काफी बाद 1986 में 86 साल की उम्र में मानद रैंक दी गई। हाँ। अब आते हैं उन किस्सों पर जो सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए नैतिकता के महत्वपूर्ण सबक हैं। जीएस पेपर 4 के लिए पहले फील्ड मार्शल करियप्पा की सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी का उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये 1965 के भारत पाक युद्ध की बात है। उनके बेटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट केसी नंदा करियप्पा भारतीय वायुसेना में पायलट थे। उनका विमान पाकिस्तान में मार गिराया गया और वे युद्धबंदी, प्रिजनर ऑफ वॉर, POW बन गए। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे फील्ड मार्शल अयूब खान, जो कभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में करियप्पा के जूनियर ऑफिसर रह चुके थे। अयूब खान को जब पता चला कि बंदी पायलट जनरल करियप्पा का बेटा है, तो उन्होंने तुरंत रेडियो पाकिस्तान पर घोषणा करवाई और करियप्पा को संदेश भेजा कि वे उनके बेटे को खास रियायत के तौर पर तुरंत रिहा करने को तैयार हैं। करियप्पा का जवाब क्या था? ये बहुत अहम है। करियप्पा का जवाब उनकी महानता दिखाता है। उन्होंने अयूब खान को धन्यवाद कहा और जवाब दिया, नहीं, उसे कोई खास रियायत न दी जाए। उन सब का, यानी सभी भारतीय युद्धबंदियों का अच्छे से ख्याल रखो, वे सब मेरे बेटे हैं। बिल्कुल। अब फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नैतिक साहस, मॉरल करेज का एक उदाहरण देखते हैं। ये भी सिविल सेवकों के लिए बहुत जरूरी गुण है। हाँ, 1971 वाले संकट से जुड़ा है शायद। हाँ, अप्रैल 1971 की बात है। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। स्थिति बहुत गंभीर थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मानेकशॉ भी थे। मीटिंग में इंदिरा जी ने मानेकशॉ से कहा कि वे तुरंत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करें। और मानेकशॉ ने क्या किया? प्रधानमंत्री का सीधा आदेश था। मानेकशॉ ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरी दृढ़ता से कहा कि भारतीय सेना इस वक्त हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनके पास जरूरी साजो सामान नहीं है, टुकड़ियां सही जगह तैनात नहीं है, और सबसे बड़ी बात, कुछ ही हफ्तों में मॉनसून आने वाला है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान में नदियों में बाढ़ आ जाएगी और सेना का आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने सीधे मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर, अगर मैंने आपके कहने पर अभी हमला किया तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार फिर भी हमला चाहती है तो वो इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन इस जल्दबाजी में हार की जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे। ये तो जबरदस्त नैतिक साहस था। सत्ता के इतने दबाव के सामने अपनी पेशेवर सलाह पर टिके रहना। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने उनकी पेशेवर और खरी सलाह मानी। हमले को कुछ महीनों के लिए टाल दिया गया। सेना को तैयारी का पूरा मौका मिला और हमला हुआ दिसंबर 1971 में, सही समय पर। परिणाम हम सब जानते हैं, भारत की ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश का निर्माण। ये दिखाता है कि एक सिविल सेवक या सैन्य अधिकारी का कर्तव्य है कि वो सत्ता के सामने भी सच बोलने का साहस रखे, चाहे वो कितना भी अप्रिय क्यों ना हो। उनकी करुणा, कंपैशन और अपने लोगों के प्रति वफादारी, लॉयल्टी का भी एक किस्सा है शायद, उनके ड्राइवर वाला। हाँ, ये भी बहुत छू लेने वाला किस्सा है। जब वे रिटायर हुए तो उनके सालों पुराने वफादार ड्राइवर श्याम सिंह बहादुर ने भी कहा कि साहब, अब आप रिटायर हो गए तो मैं भी नौकरी छोड़ दूंगा।
मानेकशॉ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, प्रमोशन का लालच दिया। तो ड्राइवर ने क्या कहा? ड्राइवर ने कहा, नहीं साहब, आपको ड्राइव करने के बाद मैं अब किसी और जर्नल की गाड़ी नहीं चला सकता। बाद में जब मानेकशॉ को सोनीपत में युद्ध में सेवाओं के बदले 25 एकड़ जमीन युद्ध जागीर के तौर पर मिली, तो उन्होंने वो पूरी जमीन अपने उसी वफादार ड्राइवर श्याम सिंह के नाम कर दी। पूरी 25 एकड़ जमीन अपने ड्राइवर के नाम? ये तो अद्भुत है। हाँ, ये उनकी करुणा और अपने लोगों का ख्याल रखने की भावना दिखाता है। लेकिन इसी से जुड़ा एक दुखद पहलू भी है, जो हमारे सिस्टम की असंवेदनशीलता दिखाता है। क्या? उन्हें फील्ड मार्शल तो 1973 में बना दिया गया था, लेकिन उन्हें फील्ड मार्शल के पद के अनुसार जो वेतन और भत्ते मिलने चाहिए थे, वो 34 साल तक नहीं दिए गए। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में मामला फंसा रहा। 34 साल तक? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, आखिरकार 2007 में जब वे काफी बीमार थे, तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हस्तक्षेप के बाद उन्हें उनके बकाये का चेक मिला, करीब 1.16 करोड़ रुपए का। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, लेकिन जानते हैं मानेकशॉ ने उस पैसे का क्या किया? क्या किया? उन्होंने तो बहुत इंतजार किया था इस पैसे का। उन्होंने वो पूरी रकम, एक एक पैसा आर्मी विडो वेलफेयर फंड को दान कर दी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। ये तो निस्वार्थता की पराकाष्ठा है। बिल्कुल। हालांकि ये भी एक दुखद टिप्पणी है कि 2008 में जब उनका निधन हुआ, तो उनके राजकीय अंतिम संस्कार में तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से कोई भी शामिल नहीं हुआ, जिसे बाद में कई लोगों ने शालीनता की कमी कहा। तो ये सुनकर दुख हुआ। तो इन दोनों महान लीडर्स की विरासत का अगर सार निकाले तो वो क्या होगा? करियप्पा हमें सत्यनिष्ठा, अनुशासन और राष्ट्र सबसे पहले की अमिट सीख देते हैं। मानेकशॉ हमें नैतिक साहस, करुणा, हाजिर जवाबी और राजनीतिक दबाव के आगे न झुकने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, और ये कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये नैतिकता के पेपर के लिए, निबंध के लिए और जीवन में सही मूल्यों को अपनाने के लिए बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रासंगिक उदाहरण है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमने 3 अलग-अलग लेकिन कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए विषयों को समझने की कोशिश की। संरक्षण के बदलते तरीके, भारत और चीन की विकास की कहानी में अंतर और 2 महान फील्ड मार्शलों से नेतृत्व और नैतिकता के सबक। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारा मकसद यही था कि कम समय में आपको स्पष्टता मिले और परीक्षा के नजरिए से उपयोगी जानकारी भी। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, जो आज की चर्चा से ही उभरा है। हालांकि हमने इसे सीधे तौर पर शायद कहा नहीं। आज हमने संरक्षण, विकास और नेतृत्व की बात की। ये तीनों विषय कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल पर आकर मिलते हैं कि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत, स्थानीय या तात्कालिक हितों के ऊपर कैसे रखा जाए, और इस बहुत ही नाजुक संतुलन को साधने में नैतिक साहस और दूरदर्शिता की क्या भूमिका है, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल। इस महत्वपूर्ण सवाल के साथ ही आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। खोजते रहें, सीखते रहें,